बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शुएब अख्तर। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आप जानते हैं हम ये लेक्चर्स नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की तरफ से जारी करता नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल सर्टिफाइड असेसर्स के लिए जो एनटीएस इम्तिहान कंडक्ट करने जा रहा है, इसके तैयारी और प्रिपरेशन के लिए बना रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे सर्टिफाइड असेसर्स हैं वो एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं अपने तमाम सिलेबस से, और जो मेथडोलॉजी के 40 क्वेश्चंस उसमें आने हैं तो उसकी आपकी प्रिपरेशन हो सके, तैयारी हो सके, और आप जो है कॉम्पिटेंट असेसर्स डिक्लेयर हो सके एनटीएस के टेस्ट में। आप लोग जानते हैं कि मैंने इससे पहले भी 3-4 वीडियोस बनाई हैं। एनटीएस टेस्ट का तरीकाकार क्या है, कौन कौन से आपको क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी जो डिटेल्स है मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ आपको। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो जाके पिछली वीडियोस देख लें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करते हैं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो चलते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या, देखते हैं जी आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर 3 है, नेशनल नेफटीसी नेशनल सर्टिफाइड असेसर एनटीएस टेस्ट। टॉपिक है व्हाट इज कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड, सीएस इसे कहते हैं। इसका अब्रिविएशन सीएस कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एनवीक्यूएफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में एनवीक्यूएफ नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का क्या इंट्रोडक्शन है। तो ये आज के दो टॉपिक हम अपनी आज की वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड, देखते हैं जी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड क्या है। Competency standard is a set of performance specification that identify knowledge and competency an individual needs to succeed in workplace। आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है। तो हमने जाना था कि कॉम्पिटेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड needed to do a job as per standard of workplace। तो जो वर्क प्लेस के जो स्टैंडर्ड होते हैं बेसिकली उन्हें ही कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड कहा जाता है। किसी इंडस्ट्री में किसी काम के करने का जो सेट तरीकाकार है, परफॉर्मेंस है, जिस तरह उस काम को परफॉर्म किया जाएगा, तो उसके लिए जो नॉलेज, जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, जो एटीट्यूड आपको रिक्वायर्ड है, बेसिकली उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें ही कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड कहते हैं। इन्हें इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड भी कहते हैं और कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड भी कहते हैं। तो एक ऐसा तरीकाकार जिसमें आप इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड को इस्तेमाल करते हुए कोई काम परफॉर्म करते हैं, तो उसको आप कहते हैं कि आपने कॉम्पिटेंसी जो है स्टैंडर्ड के तहत अपनी कॉम्पिटेंसी का इस्तेमाल किया। तो मैं दोबारा इसको आपके आसान लफ्जों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अ स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस जो आपसे रिक्वायर्ड है उसको आपने परफॉर्म करना है इंडस्ट्री में, किसके मुताबिक, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक, ताकि आपका काम बेहतर तरीके से सर अंजाम दिया जा सके, आप अपना काम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो उसको हम कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड कहते हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा स्टैंडर्ड, कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री डिफाइन करती है कि किसी काम को करने के स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए। अगर आपको कोई काम, इंडस्ट्री में आपको कोई काम दिया जाता है कि आप ये काम करके दिखाएं, तो इंडस्ट्री ने उसके स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं कि आपने इस काम को इन इन स्टेप्स में करना है। पहला स्टेप ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए, चौथा ये होना चाहिए। अगर आप उन्हीं स्टेप्स के साथ अपना काम करेंगे तो आपने इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक उस काम को परफॉर्म किया। और डेफिनेटली वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत सीनियर मोस्ट लोग बनाते हैं, एक्सपीरियंस लोग बनाते हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स पे काम करने के बाद आपके काम की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस
बढ़ जाती है। इसीलिए इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स पे काम किया जाता है, और आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है या अपने स्टूडेंट्स को जो हम ट्रेनिंग देते हैं उनको उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि जब वो लोग इंडस्ट्री में जाएं तो इंडस्ट्री में बेहतर तरीके से वही काम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक परफॉर्म कर सकें और उन्हें दोबारा किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत ना हो। तो इसको हम बोलेंगे ये कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कॉम्पिटेंसी की टर्मिनोलॉजी क्या है? तो कॉम्पिटेंसी बेसिकली, कॉम्पिटेंसी की टर्मिनोलॉजी से मुराद ये है कि कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स को हम किन किन अल्फाज से, किन किन नामों से जानते हैं। तो दुनिया में कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स को इन डिफरेंट नामों से जाना जाता है। स्किल स्टैंडर्ड भी कहते हैं, कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड भी कहते हैं, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी कहते हैं, इंडस्ट्री ट्रेनिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड भी कहते हैं, ऑक्यूपेशनल स्किल स्टैंडर्ड भी कहते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी कहते हैं, और परफॉर्मेंस बेंचमार्क भी कहते हैं। तो इन तमाम नामों के एंड पे आप देखते हैं स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। तो जब भी स्टैंडर्ड की बात हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात हो, कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड की बात हो, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की बात हो, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड की बात हो, तो आपके जहन में फौरन ये बात जानी चाहिए कि ये कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड की बात हो रही है। जो इंडस्ट्री ने स्टैंडर्ड बना के दिए हैं उन्हीं स्टैंडर्ड की बात हो रही है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जिसमें इंडस्ट्री, बिल्कुल हर चीज में इंडस्ट्री साथ साथ होती है, इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट मौजूद होती है, और आप अपनी ट्रेनिंग को डिजाइन ही इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक करते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग भी इफेक्टिव होती है, और इंडस्ट्री आपकी ट्रेनिंग को और आपके बच्चों को जो है वो एक्सेप्ट करती है इंडस्ट्री, कि आप अपने बच्चों को भेजें, हम उनको उनके लेवल के मुताबिक जॉब देंगे। तो बेसिकली ये कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड का फायदा होता है। अगला टॉपिक हमारा है कि इसके क्या फायदे हैं, कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बनाने के क्या फायदे हैं। अगर आप ऊपर वाली जो 4 लाइनें जो रेड कलर में आपको नजर आ रही हैं, बेसिकली ये 4 फायदे इंडस्ट्री के हैं, और इसके नीचे वाले जो फायदे हैं ये इंडस्ट्री के भी हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भी हैं, यानी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के भी हैं। तो इंडस्ट्री को क्या फायदा होता है वो भी हम देखते हैं, और टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग को क्या फायदा होता है, उनके उनको एक कॉम्पिटेंसी सेंटर बनाने के बाद क्या फायदे होते हैं और वो क्या क्या काम कर सकते हैं उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो आप देखें उस पर लिखा हुआ है इम्प्रूव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड वर्क प्लेस स्टैंडर्ड्स। तो जब आप कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो आपके इंडस्ट्री की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही होती है, और उसके जो वर्क प्लेस के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इंप्रूव होते रहते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, जब कोई काम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किया जाता है तो डेफिनेटली उस सिस्टम की एफिशिएंसी बेहतर होती है, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, और उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि जब एक्सीडेंट कम होंगे, आपका वेस्ट मटेरियल कम ज़ाया होगा, तब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इंडस्ट्री जो वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स में इजाफा हो जाएगा। तो ये पहला फायदा है जो इंडस्ट्री को होता है। दूसरा फायदा क्या होता है? बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड सिस्टम। जब आप कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं अपने इंडस्ट्री के, तो वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस बन जाती हैं, आपके जो काम करने के जो प्रोसीजर्स हैं वो डिफाइन हो जाते हैं, आपके एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस होती है उन्हीं प्रोसीजर्स पे, उन्हीं कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स पे चेक की जाती है, और आपके सिस्टम की एफिशिएंसी को भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे चेक किया जाता है कि क्या आपके एम्प्लॉयज उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके चेक एंड बैलेंस एक किस्म का एक सिस्टम बन जाता है, जिसको आप चेक कर सकते हैं कि कौन एम्प्लॉय स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है और कौन सा एम्प्लॉय स्टैंडर्ड पे काम नहीं कर रहा। तो जो आपके प्रैक्टिसेस को, आपके प्रोसीजर्स को, आपके एसओपीज को जो है वो इम्प्रूव करने का सबब बनता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर लाइसेंसिंग पर्पज एटसेट्रा, आईएसओ। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं, तो इसका आपको फायदा ये होता है कि जब आपने किसी क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेशन लेनी होती है स्टैंडर्ड्स की, जैसे कि आईएसओ है हमारा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप उसमें अप्लाई करते हो, उससे कुछ सर्टिफिकेशन चाहते हो,
तो वो आपके स्टैंडर्ड्स को देख के आपको सर्टिफाई करता है कि यस आपके बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, आपने जितने भी काम आपके होते हैं वो बड़े स्टैंडर्ड्स पे होते हैं, तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देता है कि ये कंपनी बड़े स्टैंडर्ड्स पे काम करती है, जिससे आपकी इफेक्टिवनेस और आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपकी प्रोडक्शन की, आपकी प्रोडक्ट की और आपके ब्रांड इमेज में, जो इंडस्ट्री का जो ब्रांड इमेज होता है उसमें उसका इजाफा होता है। तो इंडस्ट्री को फायदा होता है कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बनाने का। अगला जो फायदा है जी वो इम्प्रूव रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। तो इसमें दो चीजें उन्होंने बताई हैं कि एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैसे इजाफा होता है। जब आप कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बना लेते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने कौन सा एम्प्लॉय हायर करना है और उसने कौन कौन से काम करने हैं। तो जब आप हायरिंग की एड देते हैं तो उसके ऊपर आप वो सारे टास्क जो उसने परफॉर्म करने होते हैं सेट प्रोसीजर के मुताबिक, वो उस पर मेंशन कर देते हैं कि इस बंदे की ये जिम्मेदारी होगी और ये काम इस तरह किया जाएगा। अगर ये इसको ये काम इस तरह इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना आता है तो हम उसको रखने को तैयार हैं। तो इसमें इस तरह से क्या होगा, रिक्रूटमेंट में आसानी होगी। रिक्रूटमेंट के साथ साथ जब आप उसका इंटरव्यू करेंगे तो इंटरव्यू में जब आपके पास पता होगा आपको कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, तो आप उन स्टैंडर्ड्स में से सवाल पूछोगे कि इस काम को कैसे परफॉर्म किया जाता है, और वही स्टैंडर्ड वो बच्चा पढ़ के आया है, अगर वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग से आया है, तो आपको आपको रिक्रूटमेंट में आसानी हो जाएगी। आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड ऑफ द एम्प्लॉयज। जब आपके कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, किसी काम के स्टैंडर्ड बना हुआ है, और अब आप जो लोग उस स्टैंडर्ड पे काम नहीं कर रहे और आप उन एम्प्लॉयज को चेक करते हैं कि जनाब आपको ये काम करना आता है, तो वो ये काम करता है, और उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं करता, तो जहां जहां उसका गैप होता है, जो जो टास्क उस सीक्वेंस के मुताबिक उसने नहीं किए होते, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो कि इस एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत है, और आप उसको उसको उसके लिए ट्रेनिंग मुनक्किद करते हो और उसको सिखाते हो कि आप स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं करते, तो आपको ये चीजें सीख के आपको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करना चाहिए। तो बेसिकली ये सारे फायदे होते हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाती है। अब देखते हैं कि जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको क्या फायदा होता है। कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड कैन टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग। जब आप टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग किसी किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करवाते हैं, जब आपके पास कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको पता होता है कि इंडस्ट्री को ये स्टैंडर्ड्स चाहिए, तो आप उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं। जब उस स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रेनिंग डिलीवर की जाती है तो वो ट्रेनिंग जो है वो हमारी इफेक्टिव ट्रेनिंग कहलाती है। स्किल्स ट्रेनिंग डिलीवरी में रिप्लेस फॉर्मल एजुकेशन टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम। यस, जब आपके कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बन जाते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा सकते, आपको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ाना होता है। नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड को बच्चों में डेवलप करना होता है ताकि वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड सीख के जाएं अपने इंस्टीट्यूट से, अपने जो है टेक्निकल कॉलेज से, सेंटर से, और वो जाके इंडस्ट्री में काम कर सकें। तो इसमें ये भी एक फायदा होता है जी। लर्निंग प्रोग्राम डिजाइनिंग। यस, जब आपके पास स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं तो उन स्टैंडर्ड्स को देखते हुए इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, जूनियर इंस्ट्रक्टर्स, लैब असिस्टेंट्स, वो तमाम लोग अपने कोर्स को, अपने लेसन प्लान को उस तरह से डिजाइन कर लेते हैं ताकि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सारी चीजें डिलीवर हो सके, सिखाई जा सकें, पढ़ाई जा सके। फार्मूलेशन ऑफ क्वालिफिकेशन ट्रेड। यस, इसमें आपको आपके जो नेशनल रेगुलेटर होते हैं, नेफ्टीटीसी है, पीवीटीसी है, टेफ्टास है, उनको फायदा ये होता है कि वो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स को देखते हुए अपनी क्वालिफिकेशंस बना सकते हैं, अपने कोर्सेज, अपने ट्रेड्स के नाम रख सकते हैं, ट्रेड्स के स्कोप बना सकते हैं, लेवल्स में डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स अगर आप पढ़ोगे तो लेवल 2 के ये स्टैंडर्ड्स बनते हैं, ये लेवल 3 के स्टैंडर्ड्स हैं, ये लेवल 4 के स्टैंडर्ड्स हैं। तो अगर आपके पास कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स होंगे तो आपको क्वालिफिकेशंस को फार्मुलेट करने में आसानी हो जाएगी, आपको ट्रेड्स बनाने में आसानी हो जाएगी, उनके लेवल्स बनाने में आसानी हो जाएगी। तो ये भी फायदा होता है जी। और जो आखिरी फायदा है वो है जी स्टूडेंट्स की असेसमेंट। जब आपने ट्रेनिंग ही कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स की बेस पे दी है उनको, तो आपकी असेसमेंट भी डेफिनेटली कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स पे ही आपने करनी है। तो आपके पास कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आप अपने बच्चों की असेसमेंट करते हैं ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि ये जो बच्चे हम जिस इम्तिहान दे रहे हैं, जिसको हमने ट्रेनिंग दी थी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक, क्या इन्होंने इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक सीखा है। अगर तो इन्होंने इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक सीखा है तो ये लोग जाके इंडस्ट्री में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और ये इस काबिल हैं कि इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए, इन्हें कॉम्पिटेंट किया जाए।
तो ये भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को ये फायदा होता है। तो ये बेसिकली मोटे मोटे फायदे हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस किए हैं मैंने अभी, के कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स के क्या फायदे होते हैं। तो आपको ये याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूट्स को क्या फायदा होता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को या ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को क्या फायदा होता है। ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स कौन होता है? जो ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं, जितने भी टैप्टाज हैं, पीवीटीसी के इंस्टीट्यूट्स हैं, जीटीटीआई, पीवीटीसी के वीटीआईज जो हैं, इसी तरह टैप्टा के जीटीटीआईज हैं, टीटीआईज हैं, जीसीटीज हैं, जितने भी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, ये तमाम जो हैं, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनके जो कॉलेजेस हैं, ये तमाम कहलाते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। और ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स का काम क्या होता है? इंस्टीट्यूट में बच्चों को ट्रेनिंग मुहैया करना, उन ट्रेनिंग के बाद वो बच्चे पास होकर इंडस्ट्री में जाते हैं, और इंडस्ट्री का काम होता है कि उन पास आउट्स के लिए जॉब्स क्रिएट करना और उनसे काम लेना और इंडस्ट्री को चलाना। बेसिकली ये वो जो वर्क फोर्स है, ट्रेनिंग प्रोवाइडर वर्क फोर्स तैयार करते हैं, और उस वर्क फोर्स की बुनियाद पर इंडस्ट्री चलती है। तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है। ये इनपुट जो होती है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो पास आउट बच्चे होते हैं, ये इनपुट होती है ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स की, और इस इनपुट को ये जाती है इनपुट आपकी इंडस्ट्री के अंदर, और इंडस्ट्री उस इनपुट को यूटिलाइज करते हुए अपने प्रोडक्शन और अपनी सब तमाम चीजों में आउटपुट शो करती है। तो बेसिकली ये एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट था। आगे देखते हैं जी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स के एलिमेंट क्या होते हैं। तो हम आपको मैं भी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड भी एक दिखाने लगा हूँ, इंशाल्लाह वो भी दिखाता हूँ। तो मोटे मोटे जो मैं टास्क इसमें आपको बताता हूँ कि जो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उस पर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स से मुराद ये है कि एक कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से आप ये समझें कि उसके कौन कौन से अज्जा हैं, आप ये कह लें उर्दू में अगर आप आसान समझें कि उसको कौन कौन से हिस्सों पे एक कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड मुश्तमिल होता है, उसके कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से अज्जा हैं उसके। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है जी ओवरव्यू। जब आप कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बनाते हैं तो आप डिस्क्राइब करते हैं उसकी कॉम्पिटेंसी, उसके जॉब को, उसके रोल को, कि ये जो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बनाया गया है इसका पर्पस क्या है, इस जॉब का, इस रोल का पर्पस क्या है। दूसरा है जी यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसी टास्क स्टेटमेंट्स, कि इस कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन सी जो है टास्क होंगे, जिन टास्क के बुनियाद पे लोगों को काम करना आना चाहिए। और स्टूडेंट्स को हम वो छोटे छोटे टास्क सिखाते हैं कि ये टास्क है। जैसे हमने टास्क मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ी थी, हमने कॉम्पिटेंसी की ये डायमेंशंस पढ़ी थी, उसमें हमने ये सारी चीजें देखी थी कि किस तरह से टास्क होगा, किस तरह से उस टास्क को हमने मैनेज करना है आना चाहिए, फिर किस तरह से उस टास्क की कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट होती है, उसी तरह फिर किस तरह उस टास्क को हमने जॉब रोल इन्वायरमेंट स्किल्स में शिफ्ट करना होता है, और इस किस तरह ट्रांसफर ऑफ स्किल्स में उस टास्क को परफॉर्म करना होता है। तो ये सारे टास्क जो हैं वो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड से हम लेते हैं। इसी तरह परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, अब उस टास्क को परफॉर्म करने का जो तरीकाकार होता है उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का मतलब ये है कि वो क्राइटेरिया, वो बेंचमार्क, वो प्रोसीजर, वो स्टेप्स जिसको इंडस्ट्री ने बताया है कि आपने किसी काम को जो करने का तरीका ही कार ये है, तो उस तरीके कार को हम कहते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो डिफाइन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस आर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टास्क, कि किसी टास्क को परफॉर्म करने का जो तरीका इंडस्ट्री ने बताया है बेसिकली उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। नॉलेज एंड स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग, अब उस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए कि किसी काम को करना कैसे है, बच्चे को जो हम नॉलेज स्किल्स प्रोसीजर सिखाएंगे वो हम कहते हैं, उसको हम कहेंगे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। टूल्स एंड इक्विपमेंट, उस प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट की जरूरत होती है, और इसी तरह मिनिमम एविडेंस रिक्वायरमेंट, वो कौन से मिनिमम रिक्वायरमेंट होंगे जिसकी बुनियाद पे आप अपने बच्चे को कहेंगे कि ये कॉम्पिटेंट है या नहीं है। मिनिमम एविडेंस रिक्वायरमेंट की मैं छोटी सी मिसाल दे के मैं फिर आपको वो एक इसका वो टेम्पलेट दिखाता हूँ। मिनिमम एविडेंस से मुराद ये है कि आपने लाहौर से मुल्तान जाना है, तो लाहौर से मुल्तान जाने के लिए आपने एक प्लानिंग की है। प्लानिंग इस तरह से किया कि आपने कहा कि मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगा, नाश्ता करके जाऊंगा, मैं यहाँ से गाड़ी बुक करूंगा, उबर करवाऊंगा, क्रीम करवाऊंगा, और यहाँ से मैं बस स्टॉप पे पहुंचूंगा, बस स्टॉप से मैं जाके देखूंगा कि मैं कोहिस्तान से जाना चाहता हूँ, फैसल मूवर से जाना चाहता हूँ, न्याजी से जाना चाहता हूँ, रोड मास्टर से जाना चाहता हूँ, जो मुझे बेहतर लगे कि मैं वहाँ से
टिकट लेके और फिर मुल्तान चला जाऊंगा और मुल्तान में जाके अपना काम कर लूंगा। ये बेसिकली आपकी पूरी प्लानिंग है। अब इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आप देखें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें ये है कि आप कपड़े जो भी पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अब आपने पहुंचना मुल्तान है, अल्टीमेटली गोल ये है कि आपने मुल्तान पहुंचना है। आप उबर कराएं, करीम कराएं, लोकल गाड़ी लें, लोकल रिक्शा लें, लोकल पे जाएं, आपने बस स्टॉप पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कि आपने बस लेनी है बस स्टॉप से, और आपने घर से निकलना है। घर से निकलना पहला काम, घर से निकल के बस स्टॉप पे पहुंचना दूसरा काम, और बस स्टॉप से टिकट लेके आपने पहुंचना है जनाब मुल्तान, ये तीसरा काम है। ये मिनिमम आपके एविडेंस जो आप मिनिमम रिक्वायरमेंट थी मुल्तान पहुंचने की, इससे पूरी हो जाती है। अच्छा अब जो इसमें सॉरी मैं ये भी एक चीज और भी ऐड कर दूं कि आपके पास पैसे भी होने चाहिए, मतलब जाने का किराया भी आपके पास हो तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अच्छा अब मैं इसको जरा थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ कि आप सुबह उठे, उठ के आपने प्लान किया कि मैं सुबह उठूंगा, उठ के अपनी इस रात को सोने से पहले अपनी तैयारी मुकम्मल करूंगा, तैयारी करके अपनी पैकिंग करूंगा, पैकिंग कर बैग बनाऊंगा, बैग बना के मैं रात को सोऊंगा, सो के उठूंगा, उठ के मैं नाश्ता करूंगा, नाश्ता करने के बाद मैं टिकट बुक करूंगा, टिकट बुक करने के बाद मैं उबर करवाऊंगा, मैं करीम कराऊंगा, मैं जो भी कराऊंगा, फिर मैं वहाँ पहुंचूंगा, वहां पहुंच के मैं सर्च करूंगा किस बस स्टॉप से मैंने जाना है, वहां से मैं निकलूंगा। मतलब बहुत सारे काम है, सीरीज ऑफ काम है उसके पास कि ये वो काम करेगा। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके पास पैसे होने चाहिए, उसने घर से निकल के बस स्टॉप पे पहुंचना है और बस स्टॉप से बस लेके उसने मुल्तान चले जाना है। तो किसी काम के करने का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम स्टैंडर्ड है, जिसके बगैर काम नहीं होगा, उसको हम कहते हैं मिनिमम एविडेंस रिक्वायरमेंट। इसी तरह जब आपने कोई काम परफॉर्म करना होगा, उस काम को परफॉर्म करने के लिए वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसके बगैर वो काम नहीं हो सकता, इफेक्टिवली नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं मिनिमम एविडेंस। या वो एविडेंस प्रोवाइड करने होते हैं स्टूडेंट्स ने कि जनाब मैंने ये काम इन एविडेंस पे किया। अगर तो बच्चे ने उस काम करने के तमाम एविडेंस साबित करती है, दिखा दिए अपने असेसर को, तो उसका असेसर कहेगा कि यू आर अ कॉम्पिटेंट। अगर वो मिनिमम एविडेंस का प्रोड्यूस करने में भी कामयाब हो जाता है, असेसर को दिखा देता है कि मैं ये काम इस तरह करूंगा, और वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर देता है, तो असेसर उसको फिर भी कॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर देगा। और अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा तो वो बच्चा पास नहीं है, वो उसने इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं किया। तो जनाब मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ, अभी मैं आपको एक कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड दिखाता हूँ, मैंने उसको डाउनलोड किया हुआ है ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड। आई थिंक ये कहीं मुझसे मिसप्लेस हो गया है, नज़र नहीं आ रहा। ओके अभी देख लेते हैं जी। अ, अ, जनाब ये आ गया। तो ये एक बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल का मैंने आपके सामने एक कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड खोला है। तो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड का सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा है, इसको हम टाइटल पेज कहते हैं, और इस टाइटल पेज में देखें लिखा हुआ है कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड। अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, जूम कर दूं, शायद आपको और अच्छे से नजर आ जाए। इस पे लिखा हुआ है जी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड। ये देखें जी, जर्मनी और जीआईसी ने ये बनाया था, जर्मन कोऑपरेशन से नीदरलैंड किंगडम, यूरोपीय यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बनाया था, बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड जी। और ये आप देखें कि ये आपके भाई ने, इसमें एक ऑथर थे गजनफर साहब, उस्मान साहब और मिस्टर मोहम्मद शुएब अख्तर। उस वक़्त मैं पीवीटीसी में था, तो ये हमने एक करिकुलम कॉम्पिटेंस स्टैंडर्ड बनाया था। इसमें लेआउट है, ये सारा इसका टाइटल पेज है, 2014 में ये बनाया गया था। अब इसमें आप देखें कि इसमें होता क्या है। इसमें सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें तमाम कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और करूँ तो इसके सारे पेज के नाम, और वो है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब देखें आप, ये कॉम्पिटेंस स्टैंडर्ड जिसका ये टाइटल पेज जिसे हम कहते हैं, और ये टूल्स एंड इक्विपमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, कंज्यूमेबल, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर्स, ये जनाब बेसिकली ये इसका मेन पेज है, जो कि हम कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड का पेज जिसे हम कहते हैं, जिसमें उसके तमाम एलिमेंट शामिल हैं। देखिए जी, सबसे पहले कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड का नाम आ गया जी।
अब आप देखें ये कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड, मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। अब इसका ओवरव्यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ओवरव्यू होता है, ओवरव्यू में उसके सारे बताया गया है कि जी ये क्यों है, इसकी क्या काम है, कैसे करना है। कॉम्पिटेंसी यूनिट मैंने आपको बताया था, वो जिसमें आपके टास्क स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, ये वो छोटे छोटे टास्क हैं, और ये वो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। इन टास्क को पूरा करने के लिए ये वाले परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, आपने इस टास्क को इस क्राइटेरिया के मुताबिक पूरा करना है। और आपको ये जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, ये वो है, तरीकाकार है जिसके जरिए आपने इस काम को पूरा करना है। और इस तरीकेकार को सीखने के लिए आपके पास ये नॉलेज और ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। K1 से मुराद है नॉलेज 1, K2 से नॉलेज 2, और K3 से मुराद है नॉलेज 3। ये 3 तरह के नॉलेज आपको आने चाहिए इन 3 तरह के परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को सीखने के लिए। P1 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 1, P2 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 2, P3 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 3। तो इसी तरह फिर आपका यूनिट कॉम्पिटेंसी यूनिट नंबर 2 है, इसके 2 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, उसके 2 नॉलेज है। आपको इस 2 नॉलेज के जरिए ये स्कोप है नॉलेज का कि आपको ये वाला नॉलेज सिखाया जाएगा। इस नॉलेज के सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को के मुताबिक काम कर सकें। जब आप इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के मुताबिक काम कर सकेंगे तो आपका ये वाला जो टास्क है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह का जी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आपका, सॉरी, आप कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड होता है। इसी तरह ये दूसरा कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड है, ये तीसरा कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड है, ये चौथा कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड, ये पांचवा, और ये बहुत सारे कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड मिलके एक क्वालिफिकेशन बनाते हैं। और वो भी मैं आपको अगली स्लाइड्स में, अगले लेक्चर्स में बताऊंगा कि किस तरह क्वालिफिकेशंस बनाई जाती हैं। और कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बनाने का तरीका भी मैं इंशाल्लाह नई अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, क्या तरीकाकार होता है। और ये देखें जी, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, ये वो सारा आ गया, और ये टूल्स एंड इक्विपमेंट आ गया। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके सामने मैंने आपको शो करके दिखा दी हैं कि ये एलिमेंट, अगर आपसे ये पूछे कि कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स के कौन कौन से एलिमेंट है, तो आप ये बता सकते हैं कि जनाब उसमें सबसे पहले उसका ओवरव्यू होता है, कॉम्पिटेंसी यूनिट होते हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है, ठीक है जी, और टाइटल पेज होता है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होती हैं, टूल्स होते हैं, और मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम एविडेंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, अपने स्लाइड्स की तरफ, जो हम अभी लेक्चर देख रहे थे। तो हम जनाब कहाँ पहुँचते हैं, इधर हैं जी हम। तो यस, तो ये आपको उम्मीद है कि अब कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड के समझ आ गई होगी कि कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड क्या होता है, कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड कैसा होता है, और कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड के फायदे क्या हैं। बेसिकली ये चीजें हमने कवर की हैं अभी तक। ओके, आगे देखते हैं जी। अगला है जी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बेंचमार्क टू एवेल्युएट अ ब्रेड। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक रोटी है जी, किसी ने ये रोटी बनाई है। तो आप बताएं, जिस बंदे ने ये रोटी बनाई है, आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बना रहे हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बेंचमार्क टू एवेल्युएट अ ब्रेड, इज ही कॉम्पिटेंट और नॉट येट कॉम्पिटेंट। अब आप बताएं कि जिसने ये रोटी बनाई है, क्या वो बंदा या बंदी कॉम्पिटेंट है या कॉम्पिटेंट नहीं है। सवाल ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोचें। ओके, अगला जी, एक बच्चा और है हमारा, या बच्ची है, उसने ये वाली रोटी बनाई है। अब आप बताएं कि ये बच्चा या बच्ची कॉम्पिटेंट है या नहीं है। शाबाश, सोचें। ओके, तीसरा बच्चा ये है कि उसने ये रोटी बनाई है। अब आप बताएं कि ये वाली रोटी देख के आपको, आप उसको कह देंगे कि ये बंदा कॉम्पिटेंट या ये बंदी कॉम्पिटेंट है, कह देंगे? नहीं। अच्छा, कह दें, ओके ओके। ओके, तो ये वाला भी कॉम्पिटेंट नहीं है क्योंकि इसने सारी रोटी जला दी है। ठीक है, ये वाला भी कॉम्पिटेंट नहीं है क्योंकि इसने रोटी को पूरी तरीके से पकाया ही नहीं है। इंडस्ट्री ऐसे तो स्टैंडर्ड नहीं बनाती ना कि रोटी कच्ची हो तो, गोल तो है लेकिन कच्ची है, तो क्या ये अच्छा काम किया है इसने? कॉम्पिटेंसी क्या होती है? एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। हमने पढ़ी थी डेफिनेशन कॉम्पिटेंसी की, तो ये वेल तो नहीं है ना, तो इसलिए ये भी कॉम्पिटेंसी नहीं है। अब ये इसने रोटी पकाई तो ठीक है, लेकिन क्या है, ये टेढ़ी मेढ़ी बना दी है, तो ये स्टैंडर्ड के मुताबिक रोटी इसने नहीं बनाई। रोटी स्टैंडर्ड के मुताबिक कौन सी थी? ये वाली रोटी थी जो स्टैंडर्ड के मुताबिक थी। आप देखें, इसको हम कहेंगे कि जिस बंदे ने ये वाली रोटी बनाई है, नीचे वाली,
ये कॉम्पिटेंट बंदा है। स्टैंडर्ड ये था रोटी बनाने का कि पूरी गोल भी थी, सिकी हुई भी थी, प्रॉपर जली हुई भी नहीं थी, मुकम्मल तैयार रोटी थी। ताकि अब आप देखें कि अब आप खुद देखें कि आपको देख के, क्वालिटी देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये काम स्टैंडर्ड पे किया गया या इसको स्टैंडर्ड पे काम नहीं किया गया। ठीक है जी। आपको मैं एक और मिसाल देना चाहता हूँ। आप में से कभी किसी ने, छोटी मिसाल देता हूँ, बड़ी नहीं देता, इस्लामाबाद में या लाहौर में या मुल्तान में, बड़े शहर में अब तो हर जगह कोयटा टी जो है स्टॉल के नाम से, ये जो पठान चाय बनाते हैं, कोयटा टी स्टॉल के नाम से चाय, बड़ी मशहूर चाय है। आप जहां भी पी लें आपको टेस्ट वैसा ही आएगा। ठीक है। क्या मकसद क्या है? उनको पता है, वो उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि जनाब मैंने जो चाय बनानी है उसको मैंने अच्छा दूध रखना है, अच्छी पत्ती रखनी है, ये रखनी है, वो रखनी है। उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना लिया है। जब उनका अपना स्टैंडर्ड बन गया तो आप जब भी चाय पीने जाते हैं तो आपको मजा आता है चाय पी के, और आप कहते हैं यस, यहाँ की चाय बड़ी अच्छी है। इसी तरह जब आप किसी बड़े स्टार, 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, कभी आप पीसी में जाते हैं, कभी आप अवारी में जाते हैं, लाहौर में अगर आप हैं, अगर आप मुल्तान में हैं तो आप कभी आ, उसमें जाते हैं, पीसी में चले जाते हैं, अवारी एक्सप्रेस में चले जाते हैं, रमादा में चले जाते हैं, तो आपको फील होगा कि जो चाय का टेस्ट है, जो आपने 2 साल पहले जो टेस्ट लिया था आज भी वही टेस्ट है। तो उसका वो क्यों ऐसा टेस्ट आता है? तो उसकी एक ही वजह है कि उन्होंने अपने किचन में चाय बनाने का स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। मिस कैसे? कि अगर एक बंदे के लिए मैंने चाय बनानी है तो मैंने इतने कप पानी लेना है, पानी का जो मेजरमेंट है वो इतनी होगी, 1 गिलास 2 गिलास जो भी उन्होंने रखा हुआ है, उसको मैंने इतने टेम्परेचर पे आग जलानी है, अपनी बर्नर ऑन करना है, इतनी देर के लिए मैंने पानी को गर्म करना है, इस वक्त मैंने इसमें वो जो है पत्ती डालनी है, टी डालनी है, इस वक्त मैंने चीनी डालनी है, इतनी चीनी, इतनी पत्ती, और इतना मैंने इसके अंदर दूध डालना है, और उसको इतने मिनट के लिए पकाना है, और पकाने के बाद मैंने इसको ऐसे ऐसे सर्व करना है। तो जब एक काम एक तरीके से होगा तो डेफिनेटली टेस्ट तो वही बनेगा ना। तो वो आप बनाए, वो मैं बनाऊं, वो कोई भी बनाए, जब स्टैंडर्ड के मुताबिक काम किया जा रहा है तो क्वालिटी एक जैसी निकलेगी। इसी लिए आप तमाम लोगों को जो ट्रेनिंग कराई जाती है वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक करवाई जाती है, कि हर बंदे को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड का पता हो कि ये काम करने का स्टैंडर्ड क्या है। और जब आप उस स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करेंगे तो वो काम अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। इसी को हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो अभी तक हमने कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ लिया, कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड के फायदे पढ़ लिए, कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड कैसा होता है, कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड हमने देख भी लिया है, और कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड के एलिमेंट्स को भी हमने अच्छे से देख लिया। अगला हमारा टॉपिक था पाकिस्तान नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। देखते हैं जी क्या है। ये देखें जी, पाकिस्तान का नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आपके सामने मैंने शो किया है। तो ये 2015 का फर्स्ट वर्जन है, 2017 में इसका दूसरा वर्जन आया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी तक हमारे पास 2 वर्जन इसके आ चुके हैं। पहला वर्जन 2015 में एनवीक्यूएफ का आया था, और दूसरा वर्जन 2017 में आया था। थोड़ी सी चेंजिंग्स थी, तो उसका कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। तो वो भी आपको कभी मैं इस पे भी एक वो छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, जो फर्क था वो भी इंशाल्लाह आपको हम देख लेंगे। पाकिस्तान का जो नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसमें ये 4 जो है छोटे छोटे मैनुअल हैं। यानी जब आपने नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को पढ़ना है तो उसमें आपको मैनुअल 1 मिलेगा, डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, मैनुअल 2 डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग, मैनुअल 3 असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, मैनुअल 4 गवर्नेंस एंड एनवीक्यूएफ। तो ये 4 उसके अलग मैनुअल्स भी हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि पाकिस्तान का नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कब बना? 2015 में बना पहला वर्जन, दूसरा वर्जन 2017 में आया। आगे उसके कितने कंपोनेंट हैं? तो उसके 4 कंपोनेंट हैं, वो डिफरेंट मैनुअल्स के साथ मौजूद है। मैनुअल 1 किस लिए है? डेवलपमेंट के लिए। मैनुअल 2 किस लिए है? इसमें थोड़ी तब्दीली आ गई है। मैनुअल 2 जो है वो असेसमेंट का है, मैनुअल 3 जो है वो क्वालिटी का है, और मैनुअल 4 जो है वो मैनुअल 3 ही है, वो क्वालिटी का है। इसको मुझे चेंज करना चाहिए था, सॉरी ये नहीं हो सका। तो मैं इसको आपको बता दूं, पहला डेवलपमेंट का है, दूसरा असेसमेंट का है, तीसरा क्वालिटी या गवर्नेंस का है। तो ये 3 मैनुअल हैं, इस वक्त 4 नहीं है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप इसे भूल जाइए। ओके जी, टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है? एनवीक्यूएफ। एनवीक्यूएफ बेसिकली नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है उसमें हमारे ये 8 लेवल हैं क्वालिफिकेशंस के। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पाकिस्तान में क्वालिफिकेशंस के कितने लेवल हैं? तो पाकिस्तान में क्वालिफिकेशन के ये 8 लेवल हैं।
लेवल 0 को मैंने वैसे शो किया कि कोई लेवल 0 की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो पहले दिन जाके स्कूल में दाखिल होता है तो वो प्री वोकेशनल सर्टिफिकेट के पहले लेवल पे होता है, तो इसको इसलिए हम इसकी क्वालिफिकेशन नहीं होती। लेवल वन उन क्वालिफिकेशंस का होता है जो हाईली आप ये कह लें कि हाई टेक से रिलेटेड है, यानी जो थोड़ी एडवांस लेवल की जो क्वालिफिकेशन है उनमें लेवल 1 होते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा जो है एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें जो बड़ी हाई लेवल्स की जो हम आपकी टेक्नोलॉजीज हैं, जो स्किल्स हैं, उनमें रोबोटिक्स है, इनमें आपके जो लेवल 1 होता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को ये फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे होते हैं। बाकी जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशंस मैक्सिमम जो स्किल रिलेटेड हैं, जो आपकी जो हार्ड ट्रेड्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एग्रीकल्चर, ये जितनी भी ये लेवल 2 से स्टार्ट होती हैं मोस्टली, और लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 तक जाती हैं। तो आप याद रखें कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो है ये कहलाता है नेशनल वोकेशनल सर्टिफिकेट, यानी ये सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज हैं लेवल 4 तक। और लेवल 5 का जो कोर्स होगा वो डिप्लोमा लेवल का कोर्स होगा। और आप याद रखें कि जो नेविटीटीसी है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, वो लेवल 5 तक ही हमारी डोमेन है। नेविटीटीसी की जो डोमेन मैंने इस पे आपको सामने शो की है कि ये नेविटीटीसी की जो डोमेन है वो लेवल 5 तक है। लेवल 5 से आगे नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन काम नहीं करता। कोई भी टेफ्टा, कोई भी पीवीटीसी तो खैर वोकेशनल का है, वो लेवल 4 तक उसकी डोमेन है, वो लेवल 4 तक रहता है। और जो टेफ्टाज हैं वो लेवल 5 तक डिप्लोमा भी करवाते हैं, तो वो लेवल 5 तक जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो हैं वो वोकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, और पीवीटीसी की जो डोमेन है, पीवीटीसी का जो मैंडेट है, वो वोकेशनल सर्टिफिकेट्स तक मौजूद है। बाकी जो दूसरे टेफ्टाज हैं, दूसरे सूबों में जो टेफ्टाज हैं, केपीके में टेफ्टा है, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, एजेके में, तो उनका जो मैंडेट है वो लेवल 5 तक है, जहाँ पे डिप्लोमा क्लासेस भी, डिप्लोमा से मतलब डीएई है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, तो ये क्लासेस भी करवाई जाती हैं, और ये जो इंटरमीडिएट के बराबर होता है। इसके बाद लेवल 6 है, मैंने कलर चेंज किया, लेवल 7, लेवल 8 है, ये आपकी हायर एजुकेशन सेक्टर है, और ये एचईसी की डोमेन आती है, ये एचईसी की डोमेन में आता है। तो लिहाजा ये एचईसी की डोमेन में आता है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमने अपना जो डिस्कस करना है वो लेवल 5 तक करना है। लेवल 5 में भी लेवल 4 तक आपके वोकेशनल सर्टिफिकेट हैं, और लेवल 5 जो है वो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। तो इसको आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आपका एनवीक्यूएफ क्या है। ठीक है जी। हाँ, एनवीक्यूएफ को आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, 2017 का भी मौजूद है। मैनुअल 1 लिखेंगे, मैनुअल 1 भी मौजूद है, मैनुअल 2 भी मौजूद है, मैनुअल 3 भी मौजूद है। तो अगर आप इसको फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो मैनुअल 1, मैनुअल 2, मैनुअल 3, 4 पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ तक जो आपका जो नेशनल सर्टिफाइड असेसर का जो कोर्स है, वो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, वो कोर्स आपका इतना ही है। इसी कोर्स में ही वो पेपर आएगा, इसी कोर्स में ही वो रहेंगे। ठीक है जी। तो जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका सीखने का, मेरी वीडियो देखने का। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज भेजें, रिप्लाई करें। वीडियो के नीचे तमाम तर डिटेल मौजूद है। आप बाकी पिछली वीडियोस को भी देखें। जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो अगली चीज़ें आपको समझ आएंगी। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी बनाऊंगा, और आपके लिए मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।